स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S&K अकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, जो कि पूरे NCERT पर आधारित हैं। दोस्तों, हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी साइंस की किताबें हैं उन सभी किताबों को हमने क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने कवर करने की पूरी कोशिश की है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर किया है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, साथ ही आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वो भी अब आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपको साइंस की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक NCERT हो या मार्केट की कोई भी किताब हो, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे, आप खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि हमें किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के पार्ट 9 वीडियो को। पार्ट 8 वीडियो तक हमने दोस्तों कवर कर लिया है। इससे पहले अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस सीरीज़ की सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पार्ट 9 वीडियो को। सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला कह रहा है मुकुलन यानी कि बडिंग, अमीबा की जनन प्रक्रिया। दूसरा कह रहा है विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन, हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस यानी कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलना, कायांतरण कहलाता है। इन्हीं तीनों कथन में से बताना है वो कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं। पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वह उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की क्रिया से तथा अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन की क्रिया से होता है था। युग्म 1 और 2 क्या है, गलत हैं। कथन आपका 1 और 2 गलत है। ठीक है, क्यों? देखिए, हाइड्रा में नए जीव का विकास जो होता है वो मुकुलन की क्रिया से तथा अमीबा में नए जीव का विकास जो होता है वह द्विखंडन की क्रिया से होता है। ठीक है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। वही अलैंगिक जनन मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियाँ ही हैं। मुकुलन और द्विखंडन जो है वह अलैंगिक जनन की ही विधियाँ हैं, जिसमें हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा नए जीव का विकास होता है और अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन यानी कि एक अमीबा के 2 भागों में टूटने से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। इसलिए आपका कथन क्या है, युग्म 3 सही है। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, केवल 3 आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अमीबा में नए जीव का जो विकास होता है, अमीबा में नए जीव का जो विकास होता है वो द्विखंडन से होता है, यानी कि एक अमीबा के 2 भागों में टूटने से होता है। लेकिन हाइड्रा की जनन में नए जीव का विकास जो होता है वह मुकुलन विधि के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। मुकुलन को बडिंग कहते हैं, बडिंग हाइड्रा की नए जीव का विकास होता है। ठीक है, बाकी कथन 3 आपका सही है। कायांतरण मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्लोनिंग के संदर्भ में पहला क्या कह रहा है, यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा
संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि कोई एक जीव है, उसे उस पूरे संपूर्ण जीव को, यानी कि सेम टू सेम संपूर्ण जीव के उसके सारे लक्षण भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। ऐसा पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। जो सबसे पहले क्लोन बनाया गया था उसका नाम था डॉली, जो कि एक भेड़ थी। ऐसा कथन दो कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है, डॉली एक फिनडोरिस्ट भेड़ यानी कि फिनडोरिस्ट शीप की क्लोन थी। ठीक है, इन्हीं तीनों में कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को ही कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इयन विल्मट और उनके सहयोगियों ने, इस नाम को आप याद रखना, इयन विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। इस प्रक्रिया में फिनडोरिस नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से यानी कि दूध की ग्रंथियों से कोशिका जो ली गई थी, कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस यू से ली गई एक अंड कोशिका के केंद्र के स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या किया गया था, फिनडोरिस नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस यू से ली गई एक अंड कोशिका के केंद्र के स्थान पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस यू में रोपित किया गया था। बाद में स्कॉटिश ब्लैकफेस यू ने डॉली को जन्म दिया था। परंतु डॉली फिनडोरिस भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। ठीक है, चूंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में इसके कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुए, अतः डॉल्फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी। ठीक है, डॉली में से उसके कोई भी लक्षण नहीं थे, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू में के केंद्र को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग को अंतः अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम क्लोनिंग कहते हैं। ये सही है आपका। सर्वप्रथम क्लोनिंग का जो किया गया था वह डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, सही है आपका। तीसरा जो है वो डॉली एक फिनडोरिस्ट भेड़ की एक क्लोन थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लैंगिक हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोस्रीन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरॉन नाम लैंगिक हार्मोन है। पहला कथन कह रहा है, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरॉन लैंगिक हार्मोन है। यह मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन कह रहा है, एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरॉन मादा हार्मोन है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है, इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इन्हीं कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। इन तीनों कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन आपके सही है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों हम। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों वो हार्मोन को सीधे रुधिर में निर्मोचित करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी होती हैं वह हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं।
इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। लैंगिक हार्मोन का स्रावण भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। लैंगिक हार्मोन्स का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही होता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो यहाँ एक लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है जो मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसलिए कथन आपका एक सही है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन दोस्तों मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन क्या है, नर हार्मोन है, जिसका स्रावण क्रमशः लड़कियों में अंडाशय में, यानी कि एस्ट्रोजन का स्रावण जो होता है लड़कियों में अंडाशय में होता है, ओवरी में, तथा लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन का वृषण होता है। ठीक है, इसलिए कथन 2 आपका गलत है, उसमें उल्टा दिया गया था। आगे क्या कह रहा है, ये लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी, मूछ, बड़े स्वरयंत्र, लैरिंग्स, एडम्स, एपल्स, कंठमोड़ी इत्यादि गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि कौन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, नर हार्मोन है, जो कि यह लैंगिक हार्मोन जो लड़कों में दाढ़ी, मूछ, बड़े स्वरयंत्र इत्यादि गौण लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करते हैं। कंठमणि के बड़े व छोटे होने के कारण ही क्रमशः लड़कों का स्वर क्या होता है, जो हमारा कंठ होता है उसके बड़े व छोटे होने के कारण ही लड़कों का स्वर गहरा तथा लड़कियों का स्वर उच्च तारत वाला होता है। लड़कियों में कंठ नहीं होते हैं, मान लो अगर हो भी जाता है तो उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, लड़कों की तरह होती है। ठीक है, लड़कों में कंठ बड़ा होता है इसलिए उनकी आवाज़ लड़कियों से मोटी होती है। यह किस पे निर्भर करता है, लड़कों का स्वर गहरा होता है तथा लड़कियों का स्वर क्या होता है, उच्च तारत वाला होता है, हाई पिच्ड वाला होता है लड़कियों का। सबसे अधिक तारत किस में होता है, अगर हम मनुष्य लड़कों और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में तारत तो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एनटीपीसी में। लड़कियों में स्तन तथा दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, एस्ट्रोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, ठीक है, इसी के कारण लड़कियों में स्तन और तथा दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षण उसमें उपस्थित होते हैं। आगे क्या कह रहा है, इन लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों ग्रंथियों का जो निर्माण, अन्य हार्मोन जो होता है उनका जो उत्पादन तथा नियंत्रण होता है वह पीयूष ग्रंथि द्वारा तथा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, इनके द्वारा इनका स्राव होता है। यह अंडाशय में अंडाणु तथा वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। इसके कथन क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। केवल 1 और 3 आपके कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्यों, देखिए पहला कथन सही है, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन नामक लैंगिक हार्मोन ये मानव शरीर में लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा में, टेस्टोस्टेरोन नर में। ठीक है, कथन 2 का गलत है क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है ना कि नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। तीसरा कथन आपका सही है, इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एवं अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। दूध, ठीक है, ध्यान से सुनना, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। दूसरा कथन कह रहा है, लौह जो है प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, वसा जो है शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। ऐसा कथन 3 कह रहा है। इसमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन आपका सही है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संतुलित आहार का अर्थ होता है
भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना। ठीक है, जिस भोजन में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, उनकी पर्याप्त मात्रा हो, उसी भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा भारतीय भोजन, अगर हम अपने भारतीय भोजन की बात करें, इसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियाँ एक संतुलित आहार है। ठीक है, वहीं अगर हम दूध की बात करें तो दोस्तों दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। क्यों? क्योंकि जो शिशु को माँ के दूध में से संपूर्ण पोषण मिलता है, उस माँ के दूध में दोस्तों ये सभी पोषक तत्व तो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सभी। ठीक है, तो इसलिए क्या है? दूध अपने आप में ही एक क्या संतुलित आहार है। ठीक है, लौह आगे क्या कह रहा है? लौह प्रचुर खाद्य, जैसे कि पत्तीदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, मांस हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया इत्यादि क्या करते हैं? रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आगे क्या कह रहा है? वसा एवं शर्करा। वसा एवं शर्करा ऊर्जा के लिए और प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, दूध, मांस, नट, दाल, ये सभी क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। दूध, मांस, नट और दाल क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 सही हैं आपके। पहला कथन आपका सही है दोस्तों, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। ठीक है, दूसरा कथन दोस्तों, लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तीसरा है वसा शरीर की वृद्धि के लिए, ये गलत हो गया दोस्तों। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रोटीन हमारे क्या करता है? शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए कहता है कि 15 साल तक के बच्चों के लिए दाल, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बलों में से कौन से असंपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण हैं? ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट बल के उदाहरण है असंपर्क बल। पहला कह रहा है घर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर वैद्युत बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल और पांचवा पेशीय बल। इनमें से बताना है आपको कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं, जिनमें संपर्क नहीं होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करके बताना है आपको कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया तथा गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों ही क्या है? असंपर्क बल हैं। इनमें वस्तुओं का संपर्क नहीं होता है। ठीक है, अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो फिर धरती क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है आपके ऊपर, वो आपके संपर्क में नहीं है, फिर भी आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। घर्षण बल तथा पेशीय बल, घर्षण बल और पेशीय बल यानी कांटेक्ट बल के उदाहरण हैं। ठीक है, इन बलों के लगने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन अगर सड़क पे चलता है तो उसके टायर क्या है? सड़क से क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे घर्षण बल लगेगा, पेशीय बल लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ये क्या है? असंपर्क बल के का उदाहरण है। इनमें वस्तुओं का संपर्क होना आवश्यक नहीं है, इनमें वस्तु का संपर्क नहीं होता है। ठीक है, बाकी घर्षण बल और पेशीय बल ये क्या है? कांटेक्ट बल है। इनमें वस्तु का संपर्क होना आवश्यक होता है, घर्षण बल और पेशीय बल में। आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। दूसरा कथन कह रहा है विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं।
तीसरा कथन कह रहा है गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी के क्या है नीचे की ओर बहता है, गुरुत्व बल के कारण। इन तीनों कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है दोस्तों, वास्तव में वे सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, वास्तव में कोई भी वस्तु चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी क्या है नीचे की ओर बहता है। इसलिए कथन 2 और 3 आपके सही है, कथन 1 आपके गलत है, क्योंकि गुरुत्व बल जो होता है केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, सभी का है, चाहे वो वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी एक दूसरे को के ऊपर क्या करते हैं, बल लगाती हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है, गुरुत्व बल जो है वो केवल पृथ्वी का ही नहीं बल्कि सभी का गुण होता है, चाहे उससे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बाकी 2 और 3 आपके सही हैं, ये कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण के संदर्भ में दोस्तों पहला कथन है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा है कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो, स्लिप ना हो। ठीक है, तीसरा है तरलों द्वारा यानी लिक्विड के द्वारा लगाए गए घर्षण को घर्षण कहते हैं, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को हम कर्षण यानी ड्रैग कहते हैं। चौथा कह रहा है सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इन चारों कथन में से बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, 2 पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंध यानी इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी के टायर और सड़क के बीच का जो बल होता है उस घर्षण बल को आप समझ लीजिए। ठीक है, उसी की हम बात कर लेते हैं। 2 पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अवैधानिक इंटरलॉकिंग के कारण जो घर्षण होता है यानी कि सड़क और टायर के बीच जो घर्षण होता है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। ठीक है, यदि घर्षण ना हो उसके अलावा दोस्तों गाड़ी वाहन के अलावा ही उसके अलावा यदि घर्षण ना हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से लिख भी नहीं सकते, घर्षण ना हो तो। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ती है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, घर्षण से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी तथा जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि हो सके और वो अच्छी तरह से उसे पकड़ सके। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम स्नेहक कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को हम स्नेहक कहते हैं। जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या करते हैं, घर्षण बल लगाते हैं। लिक्विड के द्वारा यानी तरल के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो उस पर सर्पी घर्षण बल लगता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये कथन आपका सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन आपके सही हैं घर्षण के संबंधित। ठीक है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके। तरलों द्वारा लगाए घर्षण को घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चारों कथन आपके सही है घर्षण से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के संदर्भ में पहला कथन है, यह ठोस, द्रव, गैस और निर्वात सभी में संचरण कर सकती है ध्वनि। ठीक है। दूसरा कथन है, इसकी तीव्रता यानी प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता को। तीसरा है, मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तीनों कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन संबंधित सही है ध्वनि से के संदर्भ में। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि का संचरण दोस्तों ठोस, द्रव और गैस में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता। ये आप ध्यान रखना। ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। इसलिए कथन 1 आपका गलत हो गया था। कथन 2 सही है। क्यों? इसकी तीव्रता दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलन यानी कंपन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं तथा इसका संकेत Hz होता है, हर्ट्ज। ठीक है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति जो होती है 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, जहाँ एक तरफ लगभग 20 दोलन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति जो है मानव कान नहीं सुन सकता। अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति जो है वह 20 दोलन प्रति सेकंड से कम है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसे मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 20,000 दोलन प्रति सेकंड यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति भी ध्वनि क्या मानव कान नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, ना ही वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति सुन पाएगा मनुष्य मानव कान, ना ही 20,000 से अधिक। ठीक है। ऐसी ध्वनि को हम अश्रव्य कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। कुछ जंतु जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। कुछ जंतु जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन सकते। ठीक है। अनेक चिकित्सा उपकरण भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 आपके सही हैं। कथन 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ठोस ध्वनि जो है वह ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती है, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं होता है ध्वनि का। अगला प्रश्न है, ध्वनि के तारत्व के संदर्भ में, ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर जो है दहाड़ का तारत्व मंद करता है। शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसा कथन 2 कह रहा है। कथन 3 कह रहा है सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। ठीक है। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता यानी कि तीव्रता इसके आयाम पर तथा तीक्ष्णता या तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो तीव्रता यानी प्रबलता होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है तथा तीक्ष्णता या तारत्व जो होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। अधिक प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम, अधिक प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अधिक आवृत्ति तथा उच्च तारत्व जो है निम्न आवृत्ति कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है। निम्न आवृत्ति कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है। अधिक आवृत्ति उच्च तारत्व तथा निम्न आवृत्ति कम तारत्व।
ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं। अधिक आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च तारत्व, ठीक है, हाई पिच्ड। अधिक आवृत्ति, उच्च तारत्व तथा निम्न आवृत्ति, कम तारत्व। अधिक आवृत्ति, उच्च तारत्व, निम्न आवृत्ति, कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है। ध्यान से सुनो दोस्तों, देखिए अधिक आयाम दोस्तों प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। अधिक आयाम प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है, अधिक आयाम जो होता है वो प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है तथा छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। उसी प्रकार अधिक आवृत्ति जो है उच्च तारत्व के लिए उत्तरदायी है। अधिक आवृत्ति जो है वह उच्च तारत्व के लिए उत्तरदायी है तथा निम्न आवृत्ति जो है वह कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जिसमें आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व कम होगा, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व उच्च होगा। ठीक है, पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च होता है। पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च होता है, इसलिए शेर की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है तथा शेर की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है तथा शेर की दहाड़ जो है अत्यधिक प्रबल होती है। शेर की जो दहाड़ होती है वो प्रबल होती है, तीव्रता होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है, दुर्बल होती है। इसी प्रकार वाद्य में, ढोल में तथा इसी प्रकार वाद्यों में ढोल में मंद आवृत्ति तथा सीटी में उच्च आवृत्ति होती है। सीटी में उच्च आवृत्ति होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों आपके कथन सही हैं। ध्वनि के तारत्व के संदर्भ में यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता ही है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। ठीक है, महिला की आवाज़ जो है पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन कह रहा है, कथन ए, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। विद्युत लेपन किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। कारण कह रहा है, टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ जो है लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, आपका कथन ए सही है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण। ठीक है, लोहे से टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन होता है। ठीक है, क्योंकि जो है टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन क्या कह रहा है?
पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे की संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। पुलों तथा स्वचालित वाहन को प्रबल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोग में लाए गए लोहे जो होते हैं वो संक्षारित होने तथा जंग लगने से की प्रवृत्ति होती है उसमें। ठीक है, कारण कह रहा है संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए उन्हीं लोहे के संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसमें से बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, देखिए, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, आपको पता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति भी होती है, भी आपको पता है। इसलिए संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है ताकि उसमें जंग न लगे, वो खराब ना हो। ठीक है, इसलिए कथन आर, देखिए कथन में और कारण दोनों में ये दिया गया है बात। कथन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि आई जो है खुद आर का स्पष्टीकरण है। दोनों कथन सही तो है, कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसमें जो है कथन ए और कारण आर दोनों इसमें सही है, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं बल्कि खुद ए जो है आर का स्पष्टीकरण कर रहा है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए हम विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित करते हैं, क्योंकि पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारण होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो कारण कथन ए जो है वो खुद आर का स्पष्टीकरण है, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है बल्कि ए जो है खुद आर का स्पष्टीकरण है। आगे क्या कह रहा था कथन आंसर में? देखिए, विद्युत लेपन की इस प्रक्रिया से दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार के कुछ पुर्जे हो गए, बाथरूम के नल की टोटी हो गई, गैस बर्नर हो गया, साइकिल का हैंडल हो गया, पहियों की रिम हो गई आदि पर क्या होता है? क्रोमियम का लेपन किया जाता है। यह चमकदार दिखाई देता है तथा संक्षारित नहीं होता। ठीक है, ध्यान से सुनना। कार के कुछ पुर्जे, बाथरूम के नल की टोटी, गैस बर्नर, पहियों की रिम, साइकिल पहियों की रिम हो गई, उसका हैंडल हो गया, इस पर क्या होता है? क्रोमियम का लेपन होता है। क्रोमियम का लेपन होता है। यह चमकदार दिखता है तथा संक्षारित नहीं होता। अगला प्रश्न है, आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में पहला कह रहा है सजातीय, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा कह रहा है वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। तीसरा कह रहा है जब आवेश की गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तीसरा कह रहा है भूसंपर्कण, अर्थिंग, इसे अर्थिंग कहते हैं, द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें आपका कथन ए गलत है। क्यों? कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि असजातीय यानी कि जो सजातीय नहीं है, विभिन्न प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका गलत है, सही नहीं है, यही बताना है आपको। देखिए दोस्तों, सजातीय आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि
विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होते हैं, ऐसा कथन में कहा गया है, वो कथन आपका सही है। ऐसे आवेश स्थैतिक आवेश होते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न करते हैं, ऐसे आवेश को स्थैतिक आवेश कहते हैं। ऐसे आवेश जो वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न करते हैं उसे स्थैतिक आवेश कहते हैं। मान्यता के अनुसार अगर देखें तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कुछ नहीं वरन आवेश का ही प्रवाह ही है। ठीक है, विद्युत धारा जो होती हैं वो आवेश का ही प्रवाह होती हैं। आगे क्या कह रहा है, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा भी जा सकता है। ठीक है, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु में से अन्य वस्तुओं में धात्विक चालक द्वारा भेजा भी जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या करती है, भूसंपर्कण कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक छड़ हम लोग छत के बाहर निकाल देते हैं, उस छड़ का संबंध दोस्तों जो होता है वो सीधा भूमि में होता है। ठीक है, ताकि जो बिजली वगैरह गिरती है तो उस छड़ के माध्यम से डायरेक्ट भूमि में चली जाती है ताकि बिल्डिंग में कोई नुकसान ना हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सजातीय एक ही प्रकार के आवेश को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।